बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट गुजरात की सियासत में खूबसूरत तब्दीली आई है। चौधरी शज्जाद साहब का सबका हल्का, जहां से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते थे और इलेक्शन कंटेस्ट करते आ रहे थे, उसी से चौधरी सालिक साहब की एंट्री होना, NA 64 से उम्मीदवार MNA होना और PP 32 से सूबाई सतह का इलेक्शन कंटेस्ट करना, अवाम के लिए क्या रद्द-ए-अमल है? अवाम कैसा देखना चाहती है चौधरी बरादरान का ये जो फैमिली इंटरप्शन हुई है, इससे क्या कारकुनों पर असर पड़ा है? इस पर स्पेसिफिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़िली रहनुमा मुस्लिम लीग काफ चौधरी अहमद साहब। जो चौधरी अहमद साहब की अगर मैं ख़ानदान की हिस्ट्री की बात करूँ तो चौधरी अली अहमद बांट सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट उनके नाना हैं, और चौधरी कदीर साहब जो सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, उनके वो बेटे हैं। तो आइए उनसे पूछते हैं कि जिस तरह से वो ज़िली सतह पर मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसा करते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान में वो एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, समाजी सियासी शख्सियत हैं, सियासत में उनको एक स्पेशल लगाव है, उनका जो है रुख तब्दील होना लोगों के नज़र में, लोग ये समझते हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बहुत बड़ा झटका लगा है और चौधरी सालिक साहब के ग्रुप में उनकी शमूलियत का होना। आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी अहमद बांट साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? खैरियत से जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जो सब जिस तरह से आप सीनियर रहनुमा हैं काफ लीग के, सालिक साहब के साथ शमूलियत एज ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाएँ। देखें जी, शमूलियत तो ऐसा सच आप नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो ताल्लुक़ है वो मुस्लिम लीग कायदे से है शुरू से ही। जी जी। और ये रफ़ाकत जो है ये हमारे बुज़ुर्गों से, दादा अबू नाना अबू, क्योंकि हमारा नेक्स्ट डोर ही गाँव है चोई साहब का, जोली साहब का। जी जी। तो हमारी एक कमिटमेंट थी, फैमिली कमिटमेंट थी, एक ऑनर थी जो चौधरी जोहरली साहब के साथ चलती आ रही थी, शुजात साहब के साथ चलती आ रही थी, इसी तरह परवेज़ साहब के साथ थी। तो उसका बेसिकली बैकग्राउंड यही था कि वो कमिटमेंट थी, वो ताल्लुक़ था जो बुनियादी तौर पे था, जिसको हम चलाते आ रहे हैं। और आज भी हम उसी जमात में मौजूद हैं जिस जमात में हम पहले से मौजूद थे। तो रास्ते तो जुदा किए हैं मेरे ख्याल में कुछ ज़ाती फैसलों की वजह से उन्होंने, तो हम तो आज भी उधर खड़े हैं, लेकिन वो अपनी जमात को रिप्रेजेंट करें जिस तरह के उनके शुजात साहब ने किया, जिस तरह के जोहरली साहब ने उसकी बुनियाद रखी, और जिस तरह से ये एक पूरे पाकिस्तान में उन्होंने अपना नाम बनाया। जी जी। तो इनको इकट्ठा रहना चाहिए था एक प्लेटफॉर्म पे। तो मैं ये समझता हूँ जी कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो इंशाल्लाह इसी जमात से है और इसी में ही रहेगा। सही। अच्छा सब, जिस तरह से शज्जाद साहब जो हैं उनका ये हल्का था और इसी से फिर परवेज़ इलाही साहब हमेशा से इलेक्शन कंटेस्ट करते रहे, विन भी करते रहे, 50 साल तक मुसलसल गुजरात इक़्तिदार में रहा, चाहे वो किसी पार्टी के ब्रेक्स रहा, काफ लीग ने उसके साथ इत्तेहाद किया। आज चौधरी सालिक साहब का सूबाई और कौमी सतह पे इलेक्शन कंटेस्ट करना, कैसी कंपेन नज़र आती है आपको? देखें जी, ये क्वाइट इस वक्त सिचुएशन जो है ना वो बड़ी ट्रिकी सी है। एक एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा डिफरेंट सा बना हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, और वो जो एथिकल सियासत सी वो ख़त्म हो चुकी है, करीब नज़र नहीं आती। तो अब सोशल मीडिया का दौर है और एक अजीब सी हवा नहीं चली हुई है। लेकिन आज भी जो लोग समझदार हैं या जो समझते हैं कि जिन लोगों ने सर्विस किया ना गुजरात के लिए, वो सामने नज़र आती है। शुजात साहब आपस में फैमिली इंटरप्शन हुई है, इसका अफेक्ट जो है पॉलिटिकल मैटर पर आपको कैसा नज़र आता है? और एज ए कारकुन, या आप माशाल्लाह से सीनियर रहनुमा हैं, पिछले 60 साल से आपका ख़ानदान इनके साथ है, क्या लगता है कोई मेंटली इंटरप्शन पैदा हो चुकी है ना? मतलब इससे क्या फ़ज़ा पैदा हो रही है? देखिए, ये भी बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की है। ये एक जो कारकुन है ना मुस्लिम लीग, उनके लिए कड़ा इम्तिहान है, मेरे लिए भी था, और जितने हमारे साथ और साथी दरीना साथी मौजूद है उनके लिए भी है। कुछ लोगों के लिए आज भी इम्तिहान है कि हम क्या करें। हम अब ये एक फैमिली है, तो अब ये डिवाइड हो चुके हैं। अल्लाह करे, मेरी दुआ है कि ये एक पेज पे दोबारा आ जाए। तो ये लोगों के लिए भी ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि हम अब उसी जमात में रहें जिस जमात से हमारा ताल्लुक़ था, या हम एक अलग दड़ा नया क्रिएट कर लें। इससे प्रॉब्लम ज़रूर हुई है। कारकुन परेशान है, वर्कर परेशान है, और वोटर भी परेशान है, और लोग अभी इंतज़ार करें कि शायद कल ये एक हो जाए, परसों एक हो जाए, या कुछ देर तक हो जाए। तो मेरी भी ये दुआ है जी कि मैं इनको एक पेज पे देखना चाहता हूँ। मुझे इस चीज़ की ज़ाती तौर पर बहुत खुशी होगी। सही। सीट एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो सालिक साहब ने हमेशा कहा कि नून लीग के साथ उनकी सीट एडजस्टमेंट होगी। आपको क्या लगता है सर, काफ लीग के जो कारकुन हैं
उनकी हमेशा से अगर इंटरप्शन रही या सियासी इख्तलाफात रहे तो मुस्लिम लीग नून के साथ रहे, अगर ये आपस में एडजस्टमेंट करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा? देखें, एडजस्टमेंट में तो मैंने इससे पहले भी ये बात की है कि सीट एडजस्टमेंट जो है ना, ये एक पॉलिटिकल सिनेरियो होता है जो हर जमात करती है। अगर आप पीछे जाएं तो पीटीए के साथ आपने देखा है इत्तेहाद हुआ। ऐसे ही अच्छा, पीटीए के साथ अब देखें एमक्यूएम ने भी इत्तेहाद किया फेडरल गवर्नमेंट को, कैबिनेट को पूरी करने के लिए, उधर अपनी पूर्व बनने के लिए उन्होंने भी इत्तेहाद किया। तो ये पॉलिटिक्स में इत्तेहाद जो है ये जमातों का चलता रहता है। असल बेसिक है विजन और मंशूर। जो आपके शहर को एक लीडर दे रहा है कि मैंने आपको ये मंशूर दिया, इस पे मैं पूरा आऊँगा, बेसिकली जो हमने देखना है। तो मैं समझता हूँ कि अगर सीट एडजस्टमेंट हुई भी, जिस तरह की बातचीत चल रही है, तो उसी के लिए होगी जो नुमाइंदा जो है वो ज़्यादा काम करने वाला होगा या जो ज़्यादा अपने हल्के के लिए बेहतर कर चुका है वो आगे आए, उसको वोट देना भी चाहिए। परफॉर्मेंस की बेस पे एडजस्टमेंट होनी चाहिए, सही, फेवरेटिज्म पे नहीं। सर, अगर आपके सामने ये सिनेरियो आ जाता है कि परवेज़ इलाही साहब के और सालिक साहब के बीच में आप किसको चूज़ करेंगे, तो आप सियासी नुक्ता नज़र से किसके बारे में अपनी राय देंगे? मैं ये समझता हूँ कि परवेज़ अली साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और फैसले सियासत में ऊपर नीचे हो जाते हैं, फैमिलीज़ में भी हो जाती हैं चीज़ें। तो अगर मैं ये कहूँ कि सालिक साहब ने कुछ नहीं सीखा परवेज़ साहब से, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि वो उनके भी बड़े हैं और सालिक साहब ने अपने वालिद साहब से भी सियासत सीखी है। तो इसमें पिक एंड चूज़ की तो बात ही नहीं है। बात तो ये है कि उन्हीं का मुझे तो नज़र रिफ्लेक्शन सालिक साहब में नज़र आती है, परवेज़ साहब की रिफ्लेक्शन मुझे सालिक साहब में नज़र आती है। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि जिस जमात में हम थे उसका जो मंशूर था ना, जो उस पर चलेगा मैं उसके साथ। हमने मंशूर के साथ कमिटमेंट की हुई और डेडिकेशन है उस फैमिली के साथ जिसके साथ हमारी कमिटमेंट है, और वो कमिटमेंट भी जो है ऑन द ग्राउंड्स है। और वो ग्राउंड्स क्या हैं वो आपके सामने, गुजरात का नाम देख लें, जब आपने खुद बताया कि जब भी आज से 50 साल से अभी तक देख लें, हमेशा गुजरात को इज़्ज़त मिली। तो हम वही चाहते हैं, वही वक़ार दोबारा से हमें बहाल हो, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आप देखेंगी कि आने वाले चंद सालों में वही वक़ार होगा जो आज से 15 साल पहले गुजरात का था। सही। तो सर, देखा जाए तो सोशल मीडिया पर इस खबर का गर्दिश करना कि 60 साल पुरानी रफ़ाकत ख़त्म करके आप जो है सालिक साहब के साथ आए हैं, तो आज नाजरीन को, आवाम को आप क्या कहेंगे? पेज तो वही है, PMLQ प्लेटफॉर्म भी वही है, सियासी पार्टी भी वही है, सिर्फ इंटरप्शन हुई तो उनकी आपस की फैमिली की है, लेकिन आज एक बड़ा मतलब वो बना हुआ है कि भाई आप 60 साल रफ़ाकत को छोड़कर तो आप काफ लीग में आए हैं। इस पर आप क्या जो है फीडबैक देंगे लोगों को? देखिए, रफ़ाकत जो है ना वो थी उसी फैमिली के साथ, आज भी उसी फैमिली के साथ। सही। हमने ना तो जमात बदली, ना जमात के लीडर बदले। पिछली दफ़ा भी हमने ट्रैक्टर पे मोहरें लगाई थी, उससे पहले हमने साइकिल पे लगाई थी। बिल्कुल। अब भी हम वही कह रहे हैं कि ट्रैक्टर पे लगाएंगे। सही। हमारा विजन चेंज नहीं हुआ। अब इसमें से कोई बंदा अगर निकल के कहीं और जाना चाहता है तो वो दरवाजे खुले हैं, लेकिन वो ऐसे भी होता है, लोग जाते भी हैं, लोग आते भी। फैमिलीज़ में 20-20 साल बाद भी लोग एक पेज वापस आ जाते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि हम लोग जहाँ पे खड़े हैं इंशाल्लाह, और ये बाकी भी जो हमारे अजीज़ दोस्त हैं वो ये ज़रूर देखें कि अपनी ग्राउंड्स को ना छोड़ें, अपनी जो रूट लेवल है ना उसको छोड़ना नहीं चाहिए। परवेज़ साहब से रफ़ाकत को अलहदा ना करें, इनको इकट्ठा रहने दें। रफ़ाकत एक ही है, जमात भी है, इसी से हम इंशाल्लाह ताला आगे भी हम इसी के साथ रहेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सही। सर, एटी की दुहाई के बाद आपके ख़ानदान में इलेक्शन कंटेस्ट ना करने की वजह क्या, आप इस पर क्या कहेंगे? ऑब्वियसली आपके ख़ानदान का एक नाम रहा, कभी आपके ही बड़ों ने जो है इलेक्शन कंटेस्ट किया है चौधरी एतसाज एहसन साहब के साथ, और अभी जो है देखा जाए तो मतलब आप लेजेंड्स में आपका शुमार है, और फिर भी इलेक्शन से दूरी। असल सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं चौधरी अहमद भाट साहब, वो एक प्रोफेशनल एडवोकेट थे, वकील थे, और उन्होंने लॉ के साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ी डेडिकेशन के साथ अपनी ज़िंदगी के 60 साल जो हैं वो एक कह लें कि रेवेन्यू में उनका एक पंजाब लेवल पे नाम था। तो आप प्रोफेशनल जो वकील होता है वो दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। ही कुड नॉट बी अ पॉलिटिशियन ईदर, इट शुड बी लाइक अ प्रोफेशनल लॉयर। तो वो उन्होंने बिल्कुल ये फैसला किया था कि टिकट बल्कि उनको मिली थी अली अहमद साहब को इलेक्शन लड़ने के लिए, तो उन्होंने विड्रॉ कर दिया था क्योंकि उनको लॉ से बड़ा प्यार था। वो अपने लॉ के दरमियान में सियासत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, और वही तरबियत अपनी औलाद को भी उन्होंने की कि बेटा जिस जिस जगह पे आप हो अपनी डेडिकेशन से अपना काम करो। पॉलिटिक्स में आप जाएंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें, बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और कॉम्प्लिकेशन होती हैं, उनमें ना आ जाएं। तो फर्दर अब अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे इंटरेस्ट था तो मैं फिर इसमें अब एक कारकुन की नज़र से हूँ। मैं तो ये अपने आप को कारकुन और वर्कर समझता हूँ। जी। जिस तरह से सर आप ज़िली रहनुमा हैं और मुस्लिम लीग काफ में आपका आना, यानी कि सालिक ग्रुप साहब के साथ आपका आना जो है वो बड़ा खुशाइन पूरे डिस्ट्रिक्ट में देखा जा रहा है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा लोग मतलब वोट बैंक में अगर देखा जाए? देखिए जी, सालिक साहब का भी ना इंटरेक्शन नहीं हुआ गुजरात से, आहिस्ता आहिस्ता अब हो रहा है। जैसे कि अभी जलसे हो रहे हैं और वो लोगों से मिल रहे हैं, तो मैं उनकी पर्सनैलिटी को मैंने परखा है एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। मैंने उनको देखा है बड़े करीब से होके। तो वो बहुत जेंटलमैन आदमी है और एक बिल्कुल ऐसे समझ लें कि लगता ही नहीं कि एक पॉलिटिकल ईगो होती है लोगों में, मतलब उनके फादर, उनकी फैमिली बैकग्राउंड है और वो ऐसे महसूस नहीं होता कि जैसे ये एक बहुत बड़े ख़ानदान का बंदा, ऐसे लगता है जैसे कॉमन बंदे हैं और वो घुल मिल जाते हैं। और वो मैन ऑफ कमिटमेंट है और जब भी उनको अप्रोच करना चाहें वो आवाम के लिए आपको वो रास्ते नहीं ढूंढने पड़ते, ना आपको चार्जेस ढूंढने पड़ते हैं कि हाउ टू गेट टू द लीडर। तो वो उनमें वो खसूसियात हैं जो उनके दादा में थी। उसी वजह से ही मैंने उनका ये रवैया जो है मुझे बड़ा पसंद आया और मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बिल्कुल इनके साथ चलूँगा और जब तक सालिक साहब इंशाल्लाह खड़े हैं मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा। सालिक साहब के साथ NA64 पर कोई डिमांड्स आपके अपने इलाका बांट को लेकर, कोई डिमांड्स गुजरात के लिए स्पेशली आपने कोई स्पेशली बात की हो, क्योंकि सैनिटेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो पिछले 60 सालों से हल ना हो सका, इस पर कोई डिमांड? देखें, सालिक साहब से मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने उनका डेमो देखा है जी कि 1-1.5 माह के अंदर उन्होंने ना बड़े फास्ट ट्रैक पे काम जो है वो करवाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो नेक नीति पे काम करवाए हैं। कोई ऐसा सीन नहीं उसमें कि आपने अनकंडीशनल काम करवाए हैं और उन कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं जिनने 100% काम जो है वो डिलीवर किया, ना कि उसमें कोई कंडीशंस थी। तो अब गुजरात सिटी की डेवलपमेंट देखें बहुत थोड़े टाइम में, और जलालपुर जटा रोड देख लें, तो जो भी उनके पास अवेलेबिलिटी थी जिस तरह भी थी उन्होंने गुजरात के लिए बड़ा पुश करके और फंड्स लाए और बड़े फास्ट ट्रैक पे काम किया। तो मैं ये बिल्कुल उम्मीद करता हूँ उनसे और मैं ये समझता हूँ कि गुजरात को अगर वो सिर्फ ये करप्शन फ्री कर देना कि जो चीज़ जो काम हो, जो भी सड़क बने वो 100% मेरिट पे बने, तो गुजरात अब देखेंगे गुजरात की तकदीर बदल जाएगी इंशाल्लाह। जो भी मेरे साथ जो मैंने खुद देखा है कि लोग जो मिलते हैं चीफ साहब को, सालिक साहब से, तो हर बंदा मुझे बाद में कहता है कि ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन। और जो भी लोग अपनी कोई काम बताते हैं, कोई अपनी डिमांड्स बताते हैं हमारे हल्के के ये मामलात हैं, तो वो ये कहते हैं कि देखें जी मैं आपसे कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करूँगा जो मैं कर नहीं सकता। सही। तो वो वरना देखें सियासत में तो ये होता है जी ये भी हो जाएगा वो भी हो जाएगा सब कुछ हम कर देंगे। तो वो उनका विजन ही ये है कि वो बात करें जो आप पूरी कर सकते हैं। लोगों को जो है ना वो लेम बातें ना बताएं कि हम ऐसे कर देंगे और फिर कल आप किसी को मिले ही ना। सही। तो देखिए उनका जो विजन है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शुजात साहब वाला है, वो शुजात साहब का हमेशा से सूल ये रहा है कि जो भी कमिटमेंट्स हैं, जो भी बातें की हैं उन्होंने हमेशा से पूरी की हैं। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि शुजात साहब वाहिद ऐसे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने 2 काम सबसे बड़े किए हैं। एक तो उन्होंने पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर से इस्लामी जमहूरिया को ख़त्म कर रहे थे लेबल को, वो शुजात साहब ने उसको कायम रखा और उसको कहा कि ये ख़त्म नहीं करना। बिल्कुल सही। और फिर दूसरा सबसे बड़ा, आज भी जितने भी हमारे भाई ओवरसीज़ हैं बाहर, PIA की फ़्लाइट पर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई हादसा हो या कोई किसी की डेथ हो जाए तो उसकी जो बॉडी वापस आती है वो फ्री शुजात साहब ने कराई थी कि इसके पे कोई किसी किस्म का टिकट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये शुजात साहब के बेलौस काम है, ऐसे काम है जो हमेशा क़यामत रहेंगे जब तक पाकिस्तान रहेगा। बिल्कुल सही। लास्ट में सर आप अपने ख़ानदान की लेगेसी को देखते हुए, अपने ख़ानदान में चौधरी मस्तनसर साहब जिस तरह से आपके मामू हैं या चौधरी अली अमन साहब जिस तरह से आपके नाना हैं, अपने तमाम ख़ानदान की काबिलियत को देखते हुए लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हम लोग एक मिशन लेके चले हैं, उसी कमिटमेंट पे चले हैं जो कमिटमेंट हमारे नाना अबू ने, दादा अबू ने बैठ के जो ज़ोरले साहब से की थी। और मैं समझता हूँ कि आप देखें, लोगों के रवैये देखें, किसी भी पार्टी को सिर्फ ये समझ के नहीं वोट देना चाहिए कि ये पार्टी है इसका कोई भी कैंडिडेट वोट दूंगा। किरदार को ज़रूर देखें, बिल्कुल सही। उस इंसान का किरदार देखें कि इस इंसान का किरदार ऐसा है कि इसको वोट देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि बल्ले का या ट्रैक्टर का भी वोट बाद में, पहले किरदार का वोट है।
सही। और किरदार पर रखने के लिए आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, ये कौन कौन किस किस ने क्या क्या किया है। सही बात है। तो उसमें सालिक साहब को भी देख लें और दूसरों को भी देख लें। तो ये एक बिल्कुल फेयर एंड फ्री मुआवजा जो आपस में करना है, उसके बाद वोट कर लें। तो किरदार सबसे बड़ा है, किसी भी जमात से, किसी भी लेबल से, उससे बड़ा किरदार है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी। नाज़रीन, ये थी चौधरी अहमद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। बहुत अच्छा पैगाम उन्होंने दिया। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है आपकी लाइफ में वो आपका करैक्टर है। आपको पता होगा कि स्कूल की फ़र्स्ट क्लास से लेकर FSC या FA तक और BSc तक आपको एक करैक्टर सर्टिफिकेट से नवाजा जाता है, जिसमें प्रैक्टिकली आपको बताया जाता है कि आप कैसे थे, किस तरह से अपीयरेंस रही आपकी। ऑब्वियसली करैक्टर जो है वो बड़ा मैटर करता है, और आपने देखना ये है, ये तो अब आपका डिसीजन है कि आपने किसको देखना है और किस तरह से देखना है और किस एंगल से देखना है, और आपको कौन सा एक जो परफेक्ट लीडर इंसान लगता है, कौन सा ऐसा इंसान है जिसको आप एक परफेक्ट लीडर समझते हैं। ये आपकी परख है, आपका फैसला है, आपका वोट है, आपका हक है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।